जिमखाना के सदर बोला मैं उसको, वो इधर आके गया। यूसुफ अबरानी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुसैन दलवाई साहब, हमारे बुजुर्ग अली एम शमसी साहब, इकबाल ऑफिसर साहब, साबिक MLC शेख हुसैन साहब, डॉक्टर पाटनकर जी, सलीम अलवारे साहब, और जिनके हाथ में निज़ामत का काम है वो हमारे साथी कासिम इमाम साहब, और इस जलसे में आए हुए तमाम बुजुर्गों, माँ बहनों और नौजवान साथियों। मेरी व्हाट्सएप का नंबर बोलो ना। 9320। 2019 में ये जलसा तय हुआ और 2 बार पोस्टपोन होने के बाद 2020 के पहले दिन ही आगे 789। आज ये इस्तकबालिया प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया। यूसुफ भाई ने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया। एजाज बख्शा में इसलिए दिल की गहराई से सबसे पहले यूसुफ भाई का और इस्लाम जिमखाना के तमाम अहदेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करने का काम करता हूँ। रिजन जी, वो रिजवान जी। यूसुफ भाई के हमेशा एक जज्बा रहा है कि जब भी कौम के बीच में कोई मुश्किल आए या हम लोगों को कोई मौका मिले तो ऐसे तमाम औकात में वो कहीं ना कहीं इसी तरह के महफिलों का इनेकाद करते हैं। पहले उन्होंने हमें बुलाने का तय किया था जब हम लोग MLA बने थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जलसा, वो इस्तकबालिया प्रोग्राम कैंसिल हो गया। और फिर जब हम लोग मिनिस्टर बन गए तो बोले आप मिनिस्टर के नाते आप लोग यहाँ पर आओ, हमें लगता है इसीलिए इनका कहीं ना कहीं इस्तकबालिया का प्रोग्राम आगे खसकता गया। और आप लोगों को शायद एहसास होगा कि पिछले 5 सालों तक जो महाराष्ट्र में सरकार थी, उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि बिना मुसलमानों के सरकार बन सकती है और बिना मुसलमानों के सरकार चल सकती है। लेकिन हालात बदलने के बाद महाराष्ट्र में पहली बार 3 काबीना वजीर बने। एक कहीं ना कहीं MOS बनाया गया और इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों तक महाराष्ट्र के सरजमी पर किसी भी 11.5 करोड़ लोग जो हैं उसमें से किसी पर भी मजहब के बिना पर कोई ना कोई नाइंसाफी होगी, इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। इस महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम 11.5 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी बिरादरी का हो, कोई भाषा बोलने वाला हो, मुल्क के किसी भी हिस्से से आया हो, उस सभी को ये एहसास होगा कि ये हमारी सरकार है और हम इसका एक हिस्सा है। इस तरह का माहौल बनाने का काम करेंगे। पूरे देश में माहौल आप लोग देख रहे हैं कि लगातार सिटीजन अमेंडमेंट बिल आने के बाद, कानून बनने के बाद पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। कानून इसलिए बनाया गया कि कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के अंदर मजहब के नाम पे दीवारें खड़ी कर दी जाए, लोगों में कहीं ना कहीं लकीरें खींची जाए। लेकिन पूरे मुल्क में, इस मुल्क में रहने वाले सभी मजहब के मानने वाले लोग इकट्ठा होकर कानून का कहीं ना कहीं मुखालफत करने का काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज हुए, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर कहीं ना कहीं लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। और खास करके भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पे रूल कर रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे इनडायरेक्टली दिल्ली में उनकी हुक्मरानी हो, वहां पे ही जो भी एहतजाज हुआ पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाया, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में लगातार एहतजाज होते रहे, लेकिन जब सरकारें नियत कर लेती है कि हमें किसी तरह का कोई गड़बड़ होने का मौका नहीं देना है,
तो किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होती और उसका आप लोगों ने अंदाजा किया होगा और महाराष्ट्र में पूरा अमन तरीके से एहतजाज हुए। लोग मुझसे पूछने लगे, उत्तर प्रदेश से फोन आया कि हमारे यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, शिवसेना की सरकार है, आपके यहाँ पे शांतिपूर्वक कैसे हो रहा है। मैंने कहा इससे ही अंदाजा आप लगा सकते हो, अगर किसी राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीने लगे तो समझ लेना कि उसमें सबसे ज्यादा अमन कायम हो गया है। अलग अलग सोच के लोग इकट्ठा आए हैं और जब अलग अलग सोच के लोग इकट्ठा आकर ये तय करते हैं कि हम लोगों को सरकार चलाना है, पूरा अमन तरीके से चलाना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं ना कहीं कोई भी अलग तरह का माहौल पैदा कर सकता है। कुछ लोग लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन जो लोग अमन पूरी तरह से बिगाड़ना चाहते हैं उनको भी अंदाजा है कि अगर ये तीनों पार्टी के वर्कर सड़क पे आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो लोग गड़बड़ करना चाहते हैं उनके भी हौसले पस्त हो गए हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अनासिर जो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करना चाहेंगे उसको कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम करना पड़ेगा। पिछले 5 सालों में हमारे बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो पाए। 5 साल पहले जो आघाड़ी की सरकार थी वो उस सरकार के अंदर रिजर्वेशन 5% मुसलमानों को दिया गया। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट के अंदर मामला जाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो एजुकेशन वाला रिजर्वेशन है उसे चालू रखिए, नौकरी वाले रिजर्वेशन पे हम आगे सुनवाई करेंगे। लेकिन जो पिछली सरकार थी उसने उस रिजर्वेशन को भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में रख दिया और 5% जो रिजर्वेशन का मामला था उसको पूरी तरह से रोकने का काम किया गया। यीशु भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सरकार बन रही थी तो सबसे पहला सवाल हमने रखा कि भाई 5% आरक्षण का हमने वादा किया है, हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने दिया था, ये फैसला तो इस सरकार को करना पड़ेगा। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो शिवसेना के लीडरान उस मीटिंग में थे उन्होंने बोला कि असेंबली की कार्रवाई देख लो, हमने भी समर्थन किया था कि आरक्षण देना चाहिए। तो मुझे लगता है सरकार बनी है, महकमे को बंटवारा होगा और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जो 5% रिजर्वेशन का मामला है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र की संजीवनी का होगा। बहुत सारे हमारे मसाइल हैं, जो सबके मसाइल है वो हमारे मसाइल हैं, जो सबकी परेशानी है वो हमारी परेशानी है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी ईमानदारी से लोगों के मसाइल हल करने का काम करेगी और एक काबीनी रुकन के नाते आपको मैं वादा करता हूं कि जो भी फैसले होंगे उस फैसले में कहीं भी किसी पे कोई नाइंसाफी हो, ऐसा कोई फैसला नहीं हो पाएगा। जो भी फैसले होंगे उसमें सभी लोग फैज़याब हो, इस तरह के फैसले करके पूरा अमन तरीके से महाराष्ट्र का माहौल बना रहे, लोगों को फैज़याब किया जाए, लोगों की तरक्की के काम हो। इस तरह के काम इंशाल्लाह आगे होते रहेंगे और आने वाले दिनों में भी मुलाकातें होंगी। मैं यूसुफ भाई से मैंने पहले कहा था, जब 1 तारीख उन्होंने तय की तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि मेरी अपनी बहन है, उसकी बच्ची की शादी है, अगर मैं घर में शादी में नहीं जाऊंगा तो घर में एक अलग तरह की नाराज़गी पैदा होगी। इसलिए उन्होंने कहा था कि 8 बजे आप निकल जाना। तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करके माजरत के साथ आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूं कि ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले भी आप मुझे जाने का मौका देंगे।